अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमेशा की तरह जी हाँ, आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बात हम करेंगे बिल्कुल और हम न्यूज़ की तरफ भी जाएँगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया जो हमें आज जॉइन कर रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया। और 1-2 दिन से ज़रा मैं लाइव नहीं कर पाई हूँ और इस वजह से मैंने रिकॉर्डेड शो जो है वो बना लिए थे। अब ट्यूसडे से होपफुली मैं लाइव दोबारा करना शुरू करूँगी। आज थोड़ा-सा मुझे और माफ़ी दे दो आप लोग के मैं आज फिर जो है वो लाइव नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा-सा मसरूफियत थी, लेकिन ये कि जल्दी ट्यूसडे से होपफुली लाइव दोबारा से शुरू करेंगे हम। लेकिन बहरहाल न्यूज़ तो आप तक पहुँचानी होती है, तो न्यूज़ हम ज़रूर पहुँचाएँगे और सबसे पहले बात करेंगे हम चाइना की। चाइना जो कि आपको मालूम है कि हमारा दोस्त है, शहद से मीठी, समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊँची, पता नहीं कौन-कौन सा चूरन हमने चाइना को खिलाया हुआ है। तो जी चाइना जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में तकरीबन $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि जॉइंट ट्रेड ट्रांजिट बनाने में काम आएगी। यानी कि ये जो जॉइंट ट्रेड ट्रांजिट बनाया जा रहा है उसमें श्रीलंका भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी है और उसमें है पाकिस्तान। और चाइना की तरफ से $23 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। अब देखते हैं कि जी इसमें से कितने लोगों के फ्लैट निकलते हैं, कितने लोगों के अपार्टमेंट आते हैं, कितने लोगों के कॉर्नर के प्लॉट आते हैं, वो एक अलग कहानी है, वो हमारे यहाँ चलेगी। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं, इसलिए हमें ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है कि जो भी आएगा वो हम खा पी के और भाग लेंगे। इसलिए कि इसमें इस बार बांग्लादेश भी है और श्रीलंका भी है और मेरा ख्याल है कि चाइना भी इस बार हम पे बड़ी नजर रखेगा और कहेगा कि वो जिसे कहते हैं ना, पैसा आता ही उनको पता है कि हमारी नजर भी पैसे पे ही है। तो अगर शी जिनपिंग अगर इंडियन मूवीज देखा करते, अगर शी जिनपिंग को अगर गाने आते तो वो कहते जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जी हाँ, बच्चन साहब के स्टाइल में कोई नहीं गा सकता, तो सिर्फ बच्चन साहब ही गा सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि शी जिनपिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट का तो उन्होंने कह दिया जी $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो ये सोच रहे होंगे अब बचाना कैसे। लेकिन खैर हम लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, आपको मालूम है कि हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। तो इसलिए शी जिनपिंग जो है वो जितना मर्जी अपना दिमाग खाली कर लें, लेकिन पाकिस्तानियों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खैर हम आगे न्यूज में बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट अभी भारत आए थे और आते के साथ ही उन्होंने मोदी जी को जरा इमोशनल कर दिया था, कह के कि मेरा डीएनए इंडियन है। जी हाँ, तो उन्होंने कहा दिया कि जी उन्होंने अपना डीएनए चेक करवाया तो पता लगा उनका डीएनए इंडियन है। अब उन्होंने जी ये अनाउंस किया कि वो गजा में, जहां पर आप जानते हैं कि इसराइल और गजा और कह लीजिए हमास इनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा जंग चलती रही है, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ है, कई बिल्डिंग्स गिरी हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 100 मसाजिद यानी कि जो मस्जिद है वो बनाएंगे और वो बनाकर दी जाएंगी गजा में इंडोनेशिया की तरफ से। अच्छा होता अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल बनाने की बात कर देते या कह देते लाइब्रेरी बना देंगे, कुछ इस किस्म की चीजें बना देते हैं। ठीक है, मस्जिद भी बना दीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है मस्जिद 100 मस्जिद मस्जिद बनाएंगे। गजा तो हमने सुना है बहुत बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन बहरहाल 100 मस्जिद की जगह 20 मस्जिद बना देते और बाकी जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की भी तो जरूरत होगी वहां पर, तो वो बना ली जाती तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन खैर अब तमाम मुल्ला मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसको देखो क्या बोल रही है, इसको देखो क्या बोल रही है। लेकिन मैं होती तो मैं तो हरगिज मस्जिद बनाकर ना देती, मैं तो कम से कम सिर्फ 20 मसाजिद बना देती और उसके बाद बाकी पैसा जो था उससे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल और इस तरह की जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो बनाई जाती। इसलिए कि नमाज तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हम क्या करें थी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है, अब पाकिस्तान की तरफ से भी यकीनन कोई ना कोई उठेगा और मुल्ला माफिया उठ के कोई अनाउंसमेंट कर दे। अभी तक कुछ वैसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन लगता है सही है कि कोई इसी किस्म की कोई बात जो है वो की जाएगी और यकीनन ये चीजें जो हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। और जो है वो मस्जिदें बनाएं जरूर, लेकिन साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स जो है वो भी एक बहुत जरूरी चीज है, उस तरफ भी देखना चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर गजा की ही, जब हम बात कर रहे हैं तो गजा के लिए ही हमारे पास एक न्यूज और भी है। और जी बताया ये जा रहा है कि इसमें कई कंट्रीज ऐसी है, मैं आपको बल्कि डिटेल ही बता देती हूँ, नाम मैं तमाम कंट्रीज के बता देती हूँ। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन और उसके साथ यूएई और कतर जो है उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए जो है ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया है, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि इन लोगों को किसी और कंट्री में या कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि जो गजा के लोग हैं उनको किसी और कंट्री में
ट्रांसफर किया जाए, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इस बात को तमाम कंट्रीज के जो हेड है उन्होंने जी रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, ये फोटो भी साथ में आई है इन सबकी, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस ऑफर को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, और उनका कहना है कि वो हरगिज इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इन लोगों को किसी और कंट्री में बसाया जाए या कहीं और ले जाया जाए। इनकी कंट्री गजा ही है और वहीं पे इनको रहना चाहिए। बहरहाल मेरे ख्याल से ये बात तो ये ठीक ही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हल निकलना चाहिए इजराइल और हमास, इजराइल और गजा, इजराइल और फलस्तीन के लड़ाई झगड़े का, और कोई भी अपनी जमीन छोड़कर किसी और जगह ना जाए, यही बेहतर होगा। कोई ना कोई इसका हल निकलना चाहिए। 2 स्टेट पॉलिसी जो है कई बार बताई गई है, कई बार कही गई है, हो सकता है कि उस तरफ ही जाया जाए और वही एक हल जो है वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चले कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है यानी कि MBS मोहम्मद बिन सलमान ने सीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात की है रियाद में। जी हाँ, दोनों ने जो है वो रियाद में मुलाकात की है, और सीरिया के प्रेसिडेंट जो है वो रियाद पहुंचे और उन्होंने MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। और इस विजिट में डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के आपस में किस तरह के रिलेशन होने चाहिए, क्या काम साथ में कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह और इसी तरह की कई बातें जो हैं वो उन्होंने आपस में की होंगी। MBS से सभी मिलना चाहते हैं, हर एक ही ये ख्वाहिश रखता है, हर एक को ये बड़ा शौक होता है हर कंट्री को कि मोहम्मद बिन सलमान से वो मिले। आजकल तो वैसे भी आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह के नए नए काम कर रहे हैं, जिस तरह से चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उससे वो सऊदी अरब की तो एक सॉफ्ट इमेज बनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन बाकी जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी MBS से बहुत कुछ सीख सकती हैं, बल्कि बहुत कुछ उनको सीखना चाहिए। बात हम करेंगे जी इस्लामाबाद की। जी हाँ, जहां पर मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के लिए कहा यह गया है कि जी इस्लामाबाद के SHO साहब हैं कोई, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी बच्चा पतंग उड़ाता हुआ मिल गया, को पता है ना कि बसंत आने वाली है, बसंत के साथ ही बच्चे जो है वो डेफिनेटली पतंग उड़ाने की कोशिशें करेंगे। शौक भी होता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पतंग उड़ाना मना है, आप बिल्कुल जो है काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते। उसकी रीजन यही है कि कई बार ऐसी डोर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बंद कर आती हैं जो कि बच्चों के और बड़ों के गर्दन पे लग जाती हैं, चोट लग जाती है, जाने भी चली जाती है, तो मना किया गया है। तो जी SHO साहब इस्लामाबाद के जो है उनका कहना यह है कि जी अगर कोई बच्चा मुझे पतंग उड़ाता हुआ मिला तो मैं उसके बाप को मारूंगा, यानी कि पिताजी फ्री फंड में जो पड़ जाएंगे। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना जिनके फादर जो है उनको डांटते टपटते रहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पिताजी को थोड़े से पिटवा दें क्योंकि वो रोज आपको पिटते हैं, तो आप पतंग उड़ा लें। लेकिन खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन असल बात ये है कि जी बड़े अफसोस की बात है कि इस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो SHO साहब की तरफ से आया है, और उनको हरगिज इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। बल्कि उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये SHO साहब जो है इनका नाम है अशफाक वड़ाइच। जी हाँ, अशफाक वड़ाइच साहब ने कहा है कि अगर किसी भी बच्चे ने पतंग उड़ाई तो उसके वालिद को चौक पर जूते मारने की धमकी दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी बच्चे ने पतंग उड़ाई तो उसके जो फादर होंगे, उनके जो फादर होंगे, उनको वो चौक पे जूते मारेंगे। मतलब ये हद हो गई कि आप बच्चों को एक तो बसंत से मना कर रहे हैं, पतंग उड़ाने से मना कर रहे हैं, साथ साथ उनके फैमिली को भी आप धमकियां लगा रहे हैं, और कोई पूछने वाला गछने वाला नहीं है। ये खैर बड़े अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है कि इस किस्म की हरकतें हुआ ही करती हैं और होती ही चली जा रही हैं। मैं साथ ही साथ बात करूंगी, आगे बढ़ती हूँ, और आपको ये भी बताती चलूंगी फिलहाल इमरान खान साहब जेल में ही हैं और वहां से बाहर निकलने का उनका कोई मूड नहीं है। और साथ ही साथ उन जो लोग उनको अंदर ले गए हैं उनका भी कोई मूड नहीं है कि वो खान साहब को बाहर निकालें। और यही वजह है कि टेंशन पे टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और टेंशन जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। शहबाज शरीफ साहब की सरकार ने जी 7 रुपए फ्यूल पे बढ़ा चुके हैं, और इसके साथ ही साथ तमाम जगह हर चीज की ही प्राइस बढ़ गई है। लेकिन अगर आप किसी से बात करें और कोई आपको टकर जाए किसी टीवी चैनल पे या वैसे चलते फिरते, तो अगर वो उनके चमचे हैं या उनके बहुत ही कह लीजिए कि सरकार के साथ हैं और हर तरह की बात को वाह वाह करते हैं, तो वो हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। जी 7 रुपए क्या हो गया, जी 7 रुपए क्या चीज होती है। लेकिन बात ये कि 7 रुपए से बहुत फर्क पड़ता है, और इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। और जो पब्लिक पहले ही बेचारी जो है वो महंगाई की चक्की में फंसी जा रही है, और उसके लिए मजीद महंगाई जो है वो आने के लिए तैयार है। साथ ही साथ कई तरह की इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट होती हुई आती हुई दिखाई नहीं दी है। ये जरूर है
कि शहबाज शरीफ साहब की जो यानी कि इनके राज में एफबीआर ने जो 1000 से ऊपर गाड़ियां ऑर्डर की थी और बाद में उनको रोकने की नाकाम कोशिश की गई थी, उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि जी वो ये गाड़ियां लेकर रहेंगे और इस गाड़ी की उनके लोगों को बहुत सख्त जरूरत है। ये बात भी कर दी गई है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अपने खर्चे किसी तरीके से भी सरकार कम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी तनख्वाहें तक बढ़ा ली हैं। यानी कि जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी भी तनख्वाहें बढ़ गई हैं और जो सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो कि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनकी तनख्वाहें या उनकी सैलरीज जो है वो बहुत टाइम से नहीं बढ़ी हैं, और वो किस तरीके से अपना घर बार चलाएं या किस तरीके से अपने बच्चे पाले या खुद को कैसे संभालें, ये बात जो है वो ना तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और ना ही उनके जितने भी लोग जो उनके साथ उनकी वाहवाही कर रहे हैं उनमें से किसी के पास भी इस बात का भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम खैर बढ़ते हैं एक बार फिर आगे और ये भी बताते चलें कि जी मरियम नवाज साहिबा के लिए भी जो है तारीफों के पुल बांधने में लोग पीछे नहीं है। कई लोगों का कहना है ये मरियम नवाज पंजाब में इतना अच्छा काम कर रही है कि हम कहते हैं कि उनको सिंध भेज दिया जाए, यानी कि उनको सिंध का भी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। अब आपको तो पता ही है आजकल भाई लोगों का मक्खन तो बिक रहा नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो सोच रहे होंगे ऐसे ही लगा लगा के खत्म कर दो वरना खराब हो जाएगा, एक्सपायर भी हो जाता है ना। तो लोग जो है वो मक्खन लगाने में पीछे नहीं रह रहे, और मरियम नवाज को जिस तरीके से मक्खन लगाया जा रहा है कि जी वाह 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 क्या काम कर रही है कि बस मत पूछिए। और हाल ये है कि मीडिया को हर तरह से रोका जा रहा है, मीडिया को बात करने से रोका जा रहा है, कहा है कि जी सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें नहीं। वैसे एक बात है मुझे जहां तक याद पड़ता है इमरान खान साहब के जमाने में, जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अभी तो इस वक्त तो पीटीआई वाले बड़े उछल उछल के बातें कर रहे हैं कि जी ऐसे कैसे रोका जा रहा है मीडिया को बात करने से, ऐसे कैसे कौन कौन से एक्ट लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सा कानून बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के भी जो डीजीआईएसपीआर थे यानी कि वो आसिफ गफूर साहब, तो उन्होंने भी आके कहा था कि मीडिया 6 महीने के लिए सिर्फ अच्छी खबरें दें। तो मीडिया ने कहा था सर वो खबरें भी आप ही बता दीजिए कि फिर क्या अच्छी खबरें दें, इसलिए कि महंगाई तो उस वक्त भी बहुत थी। अभी तक तो मैंने कोई गवर्नमेंट ऐसी देखी नहीं है जो पाकिस्तान में आई हो और उसने आने के बाद ये कहा हो कि जी बड़े हालात अच्छे हो गए हैं, हमारा खजाना भरा हुआ है, ना हम आईएमएफ जाएंगे, ना हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे, ना हम सऊदीया से मांगेंगे, ना हम चाइना से मांगेंगे, हम अपनी कंट्री खुद चलाएंगे, हमारी यहाँ सब फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, हमारे यहाँ सब कुछ जबरदस्त चल रहा है। ऐसा होता हुआ नहीं देखा। जो भी आता है वो पिछली गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर देता है और कहता है जी जो कुछ हुआ था वो पिछली गवर्नमेंट ने किया। इमरान खान आए, इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ करके गए, नवाज शरीफ के बाद इमरान खान आए, उसके बाद शहबाज शरीफ आए, वो अभी तक इमरान खान को कोस रहे हैं। तो यहाँ पर यही कुछ होता रहता है कि जो गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट को कोसते चली जा रही होती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कोई भी सीरियसली काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए यानी हमें जिन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, अपने मुल्क को चलाने के लिए, ट्रेड करने के लिए और कई वो काम करने के लिए जिससे हम ये कह सकेंगे हमारी कंट्री खुद खाती कमाती है, हम लोन नहीं लेते, ऐसी तमाम ही कंट्रीज के साथ हमने 36 का आंकड़ा कर रखा है। हमें किसी से भी अगर कोई थोड़ा सा भी फायदा होता है, हमें शक भी हो जाता है ना कि ये हमसे काम करवा लेगा, तो हम उससे झगड़ा कर लेते हैं। भारत के साथ हम बात करने को तैयार नहीं है। पहले हम कश्मीर कश्मीर करते थे, अभी भी हम कश्मीर कश्मीर तो अभी भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान में कुछ हो जाए हम कहते हैं भारत का हाथ है, जबकि भारत का तो वहां पे बॉर्डर भी नहीं लगता। भारत के लोग बता बता के थक गए कि जी हम जरूर गड़बड़ करते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर नहीं लगता। ये बात हमारे दोस्त या आप लोगों की जान पहचान के कई लोग जो है जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद गेस कीजिए किसको कह रही हूँ। तो जी मैं उनकी वीडियोस में भी अगर आप सुने तो बार बार कहते हैं हमारा तो बॉर्डर नहीं लगता, वरना हमने तो बड़ी मदद कर दी होती बलूचिस्तान के लोगों की। सर इसीलिए तो आपके पुतले जलाए जाते हैं वहां पे, आप सुधर क्यों नहीं जाते? लेकिन बात सर ये कि बलूचिस्तान में कुछ हो जाए तो भारत का हाथ है, केपीके में कुछ हो जाए तो भारत फंडिंग कर रहा है, मतलब हर चीज में हम भारत को ले आते हैं। लेकिन या किसी भी दूसरी कंट्री को कह देते हैं जी बैरूनी हाथ है, इसमें मतलब हमने भारत का नाम नहीं लेना तो हम कह देंगे जी बाहर के लोगों का हाथ है। बाहर के लोग कौन है पता नहीं, अफगानिस्तान में तो इतनी है नहीं कि वो हमें पैसा दे दे या हमारे यहाँ के लोगों को खरीद ले, उनके पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, जहर खाने के, उनके पास तो खुद जहर खाने के पैसे नहीं है, तो वो हमें क्या देंगे। रह गया बांग्लादेश तो खुद भारत से चावल मांगता फिर रहा है, उसने हमें क्या करना है। उसके बाद रह गया चाइना, तो बस एक चाइना ही है जिसे हम छीले जा रहे बेचारे जो है ना, वो बेचारे उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब वो कहते हैं जी हमारी जो लोग आते हैं पाकिस्तान में सीपीसी पे काम करने के लिए, उनके ऊपर अटैक होते हैं, तो अब उनको हमने इस तरफ लगा दिया, अपनी फौज ले आओ और यहाँ पे खड़ी कर दो। अब अगर वो अपनी ही आर्मी को लाके चाइना ने अपने ही लोगों को बचाना है तो फिर ये बता दें कि उनकी आर्मी को कौन बचाएगा, इसलिए कि आपको तो पता है ना बीएलए वालों का, वो तो किसी को नहीं देखते।
वो तो बिल्कुल नहीं सुनते। और साथ वो टीटीपी के साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिया। मैंने सुना टीटीपी और बीएलए ने आपस में हाथ मिला लिया। अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो बस हमारी तो समझेंगे बस हम तो गए। तो बस पूरी बात ये है कि ना जाने क्या सोचकर हम इकोनॉमी के ऊपर काम ही कोई नहीं करते। हमारी हालत खराब से खराब हो रही है, लेकिन हम कह रहे नहीं हमारी स्टॉक एक्सचेंज तो जी ऊपर जा रही है। वो तो जा ही रही है। उसके बाद एक साहब मुझे टीवी पर मिले, वहां पर यानी इंडियन टीवी पे एक साहब, पता नहीं कौन थे, मुझे उनका नाम भी नहीं आता। तो वो जब कहने लगे कि जी पाकिस्तान के हालात तो बहुत अच्छे, हमारी तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर की तरफ चली गई है, और हमारे लोग जो यानी ह्यूमन स्मगलिंग के चक्कर में बेचारे कहीं जाते हुए डूबकर मर रहे हैं, जिनके बारे में मैं ये कहती हूँ कि वो बेचारे डूबकर मर जाने को तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान रहने को तैयार नहीं है। उनके हालात इतने खराब है, उनके बारे में वो सब कहने लगे देखे जी 30-30 लाख देके जा रहे हैं, इसका मतलब है पैसे वाले, गरीब तो नहीं है पाकिस्तान में, गरीब तो कोई नहीं है। तो सर मैं गरीब हूं, मेरे बिजली का बिल दे दिया करें। लेकिन खैर जब मैंने उनसे कहा कि सर लोग डूबकर मर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है, जबकि लोगों का हाल ये कि वो कहते हैं हम यूरोप की तरफ जाते हुए चाहे डूब के मर जाए लेकिन यहाँ रहने को तैयार नहीं। तो वो साहब मुझे कहने लगे आप कब मर रही हैं, आप तो मरी नहीं, यानी आपको क्या लगता है कि मतलब मैं भी कश्ती से निकल लूं? मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें हमारे लोग बैठकर करते हैं और उसके बाद इन्हें शर्म भी नहीं आती। हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो बेचारे इतने परेशान हो गए कि वो अपने यहाँ के लोगों को, अपने बेटों को, अपने दामादों को, अपने भाइयों को, अपने शौहरों को कह रहे हैं कि भाई आप निकल जाए पाकिस्तान से, शायद यूरोप में जाके आप कुछ हमारे लिए कर पाए, शायद यूरोप में जाके आप कुछ कमा पाए। और इस तरह से वो बेचारे कश्तियों में जाते हैं जो कि अक्सर ही जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है, और उसके ऊपर हमारे लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती। वो कहते नहीं जी हम तो बहुत जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं। तो फिर ये बता दीजिए कि ये बोल दीजिए कि आइंदा हम कभी भी ना तो आईएमएफ जाएंगे, ना वर्ल्ड बैंक जाएंगे, ना हम सऊदी अरब से पैसा मांगेंगे, ना हम चाइना से पैसा मांगेंगे, बल्कि चाइना ने जो पैसा यहाँ लगा रखा है, जिसे बार बार चाइना कहता है कि जी हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो पैसा भी हम चाइना का वापस कर देंगे। और वो जो $2 बिलियन हमने यूएई के देने थे और नहीं दिए, और उनको वैसे ही हमने जैसे कहते हैं ना कि घुमा फिरा के और टोपी ड्रामा करके निकाल दिया, उनके $2 बिलियन वापस कर दीजिए। सऊदी अरब के $3 बिलियन आपने वापस करने थे, वो भी आपने नहीं किए। तो अगर हालात आपके इतने ही अच्छे चल रहे हैं तो वो भी वापस कर दीजिए। साथ साथ दो यूएई की समझिए कि साथ साथ दो गल्फ की कंट्रीज हैं, एमिरेट्स का समझिए कि वो कंट्रीज जो हैं गल्फ की कंट्रीज, उनसे हमने $1 बिलियन जो है उनसे लिया है। तो फिर या उनसे भी मांग रखा है, तो बस उसको भी मना कर दीजिए अगर इतने ही हालात सही हैं। लेकिन क्या करें जी, हमारी भी बात वही है ना कि हमारी जो है वो जान जाए परेशान ना जाए कि हम हर जगह जो है वो पैसा मांगते फिर रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि जी आप भी हमें लोन दे दीजिए और आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप हमें पैसा दे दीजिए। हमारे पास अगले को देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास किसी दूसरी कंट्री को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम अपने लोगों से भी बात करें और उनसे पूछें कि अच्छा चले, हम बहुत कह रहे हैं कि भारत हमारे साथ ट्रेड कर ले, चलो भारत हो सकता है कभी मान जाए, तो मोदी जी का पता कोई नहीं ना, आपको पता है, अच्छा कि बैठे बैठे कुछ बोल देते हैं। तो अगर मोदी जी ने कहा ठीक है कर लेते, तो फिर ये बताएं कि वो ट्रेड में जो चीजें भेजेंगे उनके पास तो काफी कुछ है, हम क्या देंगे उनको ट्रेड में? फुटबॉल अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह देते हैं हमें तो जी फुटबॉल बनाते हैं, फुटबॉल के अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। और उसके ऊपर भी अब डाउट हो गया है, इसलिए कि जिस तरीके से फैसलाबाद में यानी कि लालपुर जिसको बोला जाता है और हमने उसका नाम फैसलाबाद रख दिया, हालांकि किंग फैसल वहां कभी गए नहीं। तो इस तरीके से जो है वो आप ये बताइए कि वो फैक्ट्रीज तो बंद हो गई हैं, तो हम क्या बनाएंगे और क्या देंगे? मतलब कुछ बताया जाएगा कि आखिर ट्रेड जो करना चाहता है पाकिस्तान, बार बार कहा जाता है कि नहीं हम ट्रेड करना चाहते हैं, मगर उस ट्रेड के चक्कर में हम देंगे क्या, ये बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बाकी अपनी अपनी कहानियां लेकर सब आ जाते हैं मार्केट में। लेकिन खैर मार्केट से मुझे याद आया कि ये जी हाँ, केपीके के जो गवर्नर, सॉरी केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जी कहा है कि अब उनका हेलीकॉप्टर जो है वो एयर एम्बुलेंस का काम भी करेगा। जी हाँ, यानी कि मुझे लगता है कि अब इनको ज्यादा घूमने फिरने के इरादे नहीं है, और वैसे भी आजकल इनके ऊपर इतनी ज्यादा एलिगेशंस लग रही हैं कि शायद ये चीफ मिनिस्टर भी कुछ ही टाइम के रह गए, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा चलो ये चलते चलते मैं हेलीकॉप्टर ही जो है वो एम्बुलेंस बना देता हूँ, एयर एम्बुलेंस के तौर पर यूज कर लिया जाए। लेकिन खैर अच्छा स्टेप है, मगर क्या ये कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे मालूम नहीं। बहरहाल यहाँ पे जो है ये भी एक सिलसिला चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब
جو کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ گھبرائے سے دکھتے ہیں، اور کب تک گھبرائے سے ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اکانومی جو ہے وہ بہت بہتر ہونے جا رہی ہے۔ اب اگر ہم ان کی بات کا یقین کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اکانومی تو چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا کے کچھ کر لیں، اور کر بھی لینا چاہیے، لیکن سیکیورٹی کا کیا کریں گے سر؟ یہ جو آپ بار بار بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور ہم کیا اگر ہم نہ بھی بولیں، اگر ہمیں کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کچھ نہیں بات کرنی، آپ نے بلوچستان میں تو بولنا ہی نہیں ہے، ہم نے ایک دم چپ خاموش شٹ اپ ہو جانا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پوری دنیا کو آپ کیسے روکیں گے؟ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہاں پہ ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا بین ہو گیا تو لوگوں کے پاس خبریں نہیں جانی، سر ساری خبریں سب کے پاس جانی ہیں۔ پرابلم تو یہ ہے نا، پتہ نہیں کیسے کیسے سیٹلائٹ لگا لیے لوگوں نے، اور اوپر سے چڑھ کے ہماری ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور اوپر سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ انڈیا میں جو لوگ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں نا، وہ جو آپ جانتے ہیں نا، وہ جن کے 1 ملین کے ویوز آتے ہیں، میں تو دیکھ کے رونا نکل جاتا ہے قسم سے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ لوگ بھی تو بات کر ہی رہے نا، اور جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو کسی کی نہیں سنتے، پتہ وہ تو خود کی بھی نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انہیں کیسے چپ کرائیں گے؟ لیکن خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، بہت جلد پھر آئیں گے، اور مزید نیوز لے کر آئیں گے۔ آپ لوگ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، میں ہمیشہ کہتی ہوں دعا میں یاد رکھیں، اور کیونکہ اب دعاؤں کی ضرورت رہ گئی ہے، باقی تو واٹ لگ چکی ہے ہماری۔ خیر بہت جلد پھر ملیں گے، تھینک یو۔